तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन सा आईएमपी टॉपिक्स है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, जहां से सवाल ज़रूर आएंगे। गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है पूरा लगाया है, पूरा टीम ने काम किया है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा है और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर सवाल बनेंगे और कैसे बनेंगे वो भी मैंने डिटेल में इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है। अगर ये वीडियो आपने एक बार देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा, एक अंदाज लग जाएगा कि इस साल पेपर कैसे होने वाला है। तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि उनको भी आउट ऑफ मार्क्स बायोलॉजी में मिलने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना। एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी आपसे, क्योंकि बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। बाद में जब एग्जाम होगी तब मैं बताऊंगा, देखो मैंने बोला था, आपने किया नहीं। तो ये मुझे इतना कॉन्फिडेंस है ये सवालों के ऊपर, ये टॉपिक्स के ऊपर। लेकिन हाँ, जितना मैं इस वीडियो के अंदर बोल रहा हूँ उतना करना पड़ेगा, तब जाके आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। और इस क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है, ये जो क्वेश्चन है उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। लेकिन पीडीएफ से ज़्यादा मैं हर एक चैप्टर को यहाँ पे डिटेलली बताऊंगा कैसे सवाल बनेंगे, तो कैसे आंसर लिखना है, तो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो देखना जरूरी है। वीडियो पूरा देखने के बाद फिर पीडीएफ डाउनलोड कर ले। चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर लेते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहला चैप्टर। अब ये जो सारे आईएमपी टॉपिक्स की पीडीएफ जो है वो आपको बायो स्टडी ऐप पे मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक है। चलो सबसे पहला चैप्टर हम देखते हैं, उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ओके, कैसे आएंगे। तो टॉपिक हम देख रहे हैं, ठीक है। क्या देख रहे हैं? टॉपिक। और टॉपिक में ही मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। अब टॉपिक देखो, आउट ब्रीडिंग डिवाइस। आउट ब्रीडिंग डिवाइस मतलब इसमें क्या है, तो सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड किया जाता है। इसमें 6-7 आउट ब्रीडिंग डिवाइस है। यूनिसेक्सुअलिटी, डाइकोगैमी, हर्कोगैमी, प्रीपोटेंसी, ओके, हेट्रोस्टाइली, तो वो सारी चीज़ें हैं। अब इसमें 3 मार्क का सवाल आपको पूछा जाएगा। कितने मार्क का? 3 मार्क का। ये चीज़ ध्यान में रखना है। कितने मार्क का सवाल? तो 3 मार्क का सवाल। इससे ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं हो सकता। 3 मार्क का या फिर 2 मार्क का। तो कैसे आ सकता है सवाल, वो भी बता रहा हूँ। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइस एक्सप्लेन कीजिए, ये आएगा 2 मार्क के लिए। मतलब उसमें 5-6 एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। 3 मार्क के आया तो सारे एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, उसके एग्जाम्पल्स भी लिखने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ सर। आगे चलकर इस आउट ब्रीडिंग डिवाइस जो 6-7 होते हैं उसमें से एक भी पूछा जा सकता है 1 मार्क के लिए। तो ऐसे सवाल बन सकते हैं 1, 2, 3। तो टॉपिक अगर करोगे तो संभावना ज़्यादा रहेगी। एज इट इज़ क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आएगा, इसकी संभावना कम है। टॉपिक करोगे तो ये सारे उसमें सवाल कवर हो जाएंगे। 1 मार्क का आया तो भी आप उसको हासिल, मतलब अच्छे मार्क्स लाओगे। 2 मार्क का आया तो भी, 3 मार्क का आया तो भी। चलो अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है आपका टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। टाइप्स ऑफ पोलिनेशन ये जो है, ये 3 टाइप का पोलिनेशन होता है। ये भी आपको 2 मार्क के लिए पूछे जाने की संभावना है, 3 मार्क के लिए नहीं पूछा जाएगा। दैट इज ऑटोगैमी, जीटोनोगैमी एंड जेनोगैमी। सेल्फ पोलिनेशन, जीटोनोगैमी एंड क्रॉस पोलिनेशन। तो 3 प्रकार के पोलिनेशन होते हैं। तो एक तो 2 मार्क के लिए तीनों भी पूछे जाएंगे, या फिर 1 मार्क के लिए 1 पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये करके जाना है, ठीक है। ये आपका आईएमपी टॉपिक है और क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आईएमपी टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब जिस प्रोसेस में मेगास्पोर बनता है। मेगास्पोर मतलब आपका हो गया 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, उसको ही हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। तो ये जो है, ये अगेन आपको 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है सवाल। कितने मार्क के लिए? 3 मार्क के लिए, ठीक है। तो 3 मार्क के लिए सवाल आया तो उसकी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। थ्योरी आप लिखोगे, उसके बाद डायग्राम निकालनी पड़ेगी कि कैसे। एक सबसे पहले आपका होता है मेगास्पोर मदर सेल, उसमें मियोसिस होता है, उसमें 4 सेल्स बनते हैं। तो ऐसे मियोसिस बताने पड़ेंगे। 1 मियोसिस एंड 3 टाइम माइटोसिस होके क्या होता है, तो मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो सैक बनता है। उस प्रोसेस को कहा जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो 3 मार्क का सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ओके। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अब स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की जो है वो डायग्राम करनी है। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की डायग्राम, ये जो डायग्राम है वो आपको 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। या फिर आपको लेयर्स ऑफ एंथर, एंथर पे 4 लेयर होते हैं, इपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम, तो उसके ऊपर भी सवाल आ सकता है। तो वो सवाल अगर आया तो वो 2 मार्क के लिए आएगा कि 4 लेयर एक्सप्लेन करिए और उनका फंक्शन एक्सप्लेन करिए, ठीक है। चलो लास्ट टॉपिक लिया है हमने चैप्टर 1 से, वो है सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। अब ये जो सवाल है ये 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा या फिर 1 मार्क के लिए, ठीक है। 2 मार्क या फिर 1 मार्क, 3 मार्क का सवाल बनेगा ही नहीं। अब ये क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का आने की संभावना ज़्यादा है। सेक्शन ए में इसको पूछा जाएगा। देखो आपका पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। ए 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। 1 मार्क के सवाल सेक्शन ए में, 2 मार्क के सवाल सेक्शन बी में, 3 मार्क के सवाल सेक्शन सी में और 4 मार्क के डी में होते हैं। ये चीज़ क्लियर करनी है। तो ये सारे टॉपिक्स है, 5 टॉपिक्स,
जो आपको करके जाने हैं। उस 5 टॉपिक्स पे कैसे सवाल बन सकते हैं ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, और कितना लिखना पड़ेगा वो भी बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2। ठीक है, इसकी पीडीएफ तो आपको बायो स्टडी ऐप पे मिल ही जाएंगी, उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये वीडियो पूरा देखने की ज़रूरत बिल्कुल है आपको, क्योंकि मैं इसके अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे सवाल बन सकते हैं और कैसे आंसर लिखना है, इसलिए वीडियो पूरा देखने की आवश्यकता ज़रूरी है। ठीक है, हाँ सर। तो देखो, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में हम देख रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर नंबर 2 की बात अगर हम करें तो इसमें सबसे पहला सवाल है आपका oogenesis के ऊपर। oogenesis, जिस प्रोसेस के अंदर ओहम बनता है उस प्रोसेस को कहा जाता है oogenesis। oogenesis सवाल आपको पूछा जा सकता है 3 मार्क के लिए, ठीक है, या फिर 2 मार्क के लिए। 4 मार्क का सवाल इसके ऊपर नहीं बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट में प्रेगनेंसी, ठीक है, ये आपको 2 मार्क के लिए सवाल पूछा जा सकता है प्रेगनेंसी का। उसके अंदर ही MTP है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को कैसे रोका जाता है, तो 2 मार्क का सवाल सीधा सीधा है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म जो है इसके ऊपर 1 मार्क का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पे। आगे बात करते हैं ग्लैंड्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये 3 ग्लैंड्स होते हैं और एक होता है स्पर्म। ये चारों का कंट्रीब्यूशन जो है वो होता है, और सबके सिक्रेशन को हम क्या कहते हैं, सीमन कहते हैं। तो इजैकुलेशन इस प्रोसेस में पेनिस से बाहर जो निकलता है वो स्पर्म नहीं होता, वो सीमन होता है, क्योंकि उसमें स्पर्म के साथ अदर उसके ग्लैंड्स के भी सिक्रेशन पाए जाते हैं। तो ये आपका जो सवाल है ये 3 मार्क के लिए आ सकता है। कितने मार्क के लिए? 3 मार्क के लिए। ये चीज़ ध्यान में रखना। तो तीनों ग्लैंड्स के बारे में, उसके सिक्रेशन के बारे में, कितना परसेंटेज होता है सीमन में उनका सिक्रेशन, वो भी बताना पड़ेगा। ठीक है, चलो। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर आपने डायग्राम निकाली और उस ग्लैंड्स को नाम दे दिए तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये चीज़ें हैं। देखो, अगर एज इट इज सवाल आया, ओके, एक्सप्लेन द ग्लैंड्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, 3 मार्क के लिए, तो आप बोलेंगे सिर्फ ग्लैंड्स एक्सप्लेन करने के बोला है, डायग्राम तो निकालनी ही नहीं है। लेकिन फिर भी आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम निकालते हो और उस ग्लैंड्स को नाम देते हो तो आपको 3 में से 3 मार्क जरूर मिलेंगे। डायग्राम नहीं निकालेंगी तो 2.5 मार्क मिलेंगे। ठीक है, 2.5, तो या फिर 2 ही मार्क दे सकते, कोई उसमें है नहीं है। चलो नेक्स्ट है प्लेसेंटा। एज इट इज प्लेसेंटा 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, या फिर 1 मार्क का MCQ उसके ऊपर आ सकता है इस साल। उसके बाद है बर्थ कंट्रोल। देखो, बर्थ कंट्रोल में एक डायरेक्टली 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। अब जिसमें 3 मार्क का सवाल आया तो बर्थ कंट्रोल के 2 मेथड होते हैं, एक परमानेंट होता है और एक टेम्पररी होता है। तो वो दोनों भी आपको बताने पड़ेंगे। अगर वो 3 मार्क के लिए आया तो कितने मार्क के लिए? 3 मार्क के लिए। अगर ये जो है वो 2 मार्क के लिए आया तो थोड़ा और शॉर्टली लिखना है। तो जितने मार्क के लिए पूछा जाता है उतने मार्क्स का लिखना है। कोई क्वेश्चंस हमको बहुत आता है लेकिन वो 2 मार्क के लिए पूछा है, हम 4 मार्क का लिख देते हैं, तो वैसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो आगे क्वेश्चंस को टाइम कम गिरेगा। तो जितने मार्क्स उतना आंसर, ये चीज़ ध्यान में रखनी है अच्छी तरीके से। ये टाइम मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसके ऊपर बन रहे क्वेश्चंस मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए। चलो आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ, मतलब चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहला है मल्टीपल अलील्स। मल्टीपल अलील्स ये आपको 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। मल्टीपल अलील्स में आपको सिंपल में जो ड्रोसोफिला विंग्स है उसका चार्ट पूछा जा सकता है। चार्ट बेस्ड सवाल भी इसके ऊपर आ सकता है मल्टीपल अलील्स में। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज। हनी बीज जो होते हैं, ठीक है, हनी बीज के अंदर आपको पता है हेप्लोडिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, थोड़ा अलग है। तो ये भी सवाल आपको क्या कर सकते हैं, 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है इस साल के एग्जाम में। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको अच्छे से। चैप्टर नंबर 3 में लास्ट में है। उसके बाद हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, इसके जो क्रॉसेस है वो करके जाने हैं। ठीक है, क्रॉसेस आपको 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, या फिर 2 मार्क, 3 मार्क के लिए नहीं पूछेंगे, 2 मार्क के लिए। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको, अबाउट द हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस क्रॉसेस करके जाने हैं। उसके बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस दोनों को करके जाना है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले उसका डेफिनेशन, स्टेटमेंट, डायहाइब्रिड क्रॉस का भी स्टेटमेंट, तो कौन से प्लांट्स क्रॉस किए जाते हैं वो क्रॉसिंग करने हैं और रेशियो भी निकालने हैं। ओके, ये आपको 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। एक दोनों में से एक आएगा, 100% दोनों में से एक आने वाला इस साल, इसलिए मैंने दोनों यहाँ पे डाल दिए।
समझ में आ रहा है? हाँ सर, इस साल इसके ऊपर सवाल 100% होगा। ये जो मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं, पहले गारंटी जरूर दी है, लेकिन आ सकते हैं, आने की ज़्यादा संभावना है, गारंटी की संभावना नहीं दे सकते, लेकिन आएंगे ही आएंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो ये हो गया आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। 3-3 मार्क का सवाल, दोनों में से एक के ऊपर 100% आएगा। यहाँ पे मैं 100% श्योर हूँ। ठीक है, चलो बाकी की इसके भी ऊपर हूँ, लेकिन गारंटी नहीं दे सकता आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका 3-3 मार्क का। ये चैप्टर नंबर 3 के ये सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। चलो ये आ गया आपका चैप्टर नंबर 4 पे हम। और चैप्टर नंबर 4 में देखो क्या क्या है। तो इसमें सर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में पहला है सर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसमें स्टेप्स होते हैं, तो सीधा सीधा 3 मार्क के लिए पूरे सारे स्टेप्स पूछे जा सकते हैं, या फिर इसके ऊपर 1 मार्क का एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। 1 मार्क का एमसीक्यू। ठीक है, अगला है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस पे बड़ा सवाल आ सकता है, 4 मार्क का। ठीक है, हाँ सर, तो प्रोटीन सिंथेसिस अच्छे से करके जाना है, 4 मार्क का सवाल आएगा। 4 मार्क का अगर सवाल आया तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो इसमें आपको ट्रांसक्रिप्शन एक्सप्लेन करना पड़ेगा प्रॉपरली, उसके अंदर डेफिनेशन, उसके स्टेप्स, उसके बाद प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी आपको HNRNA की, बाद में ट्रांसलेशन भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके भी प्रॉपर स्टेप्स। तो ये 4 मार्क के लिए आपको कम से कम 2 से 3 पेज कंप्लीटली फिलअप करने पड़ेंगे और डायग्राम्स भी निकालनी पड़ेंगी कि कैसे tRNA जो है वो अमीनो एसिड लेके mRNA पे जाता है और राइबोसोम वहाँ पे बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है। ये सारी चीज़ें प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर होती है। तो बड़ा सवाल इसके ऊपर बन सकता है 4 मार्क के लिए। ठीक है, चलो सर नेक्स्ट है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर में 3 अब इसमें 2 टाइप होते हैं, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर में है थैलेसीमिया, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में 3 है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। तो वो चारों में से, ठीक है, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर 4 दिए गए आपको, चारों में से कोई भी एक पूछा जाएगा 100%। ठीक है, हाँ सर 100% एक पूछा जाएगा, तो चारों भी क्लियर कर लेने। और कितने मार्क के लिए पूछा जाएगा? तो 3 मार्क के लिए। कितने? 3 मार्क के लिए, ये चीज़ ध्यान में रखना है। नेक्स्ट में है डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग जो है आपको वो यूकैरियोट्स के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, यूकैरियोट्स के अंदर, जिसके अंदर न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है और कैसे वहां पे एक जो डीएनए है वो कॉइल होके 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 उससे बाद में क्रोमोसोम बनाई जाती है, वो सारी एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी आपको डीएनए पैकेजिंग के अंदर। ये आपको 3 मार्क के लिए सवाल पूछा जा सकता है। कितने मार्क के लिए? 3 मार्क के लिए। ये चीज़ क्या करनी है आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट में अगला देखते हैं, वो है लैक ओपेरॉन कंसेप्ट। लैक ओपेरॉन कंसेप्ट भी आपको 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। लैक ओपेरॉन में बताना है व्हाट इज लैक ओपेरॉन। ओपेरॉन इज द क्लस्टर ऑफ जीन्स, जिसके अंदर सबसे पहले रिप्रेसर प्रोटीन होता है, बाद में प्रमोटर रिप्रेसर जीन होता है। ठीक है, बहुत सारे ग्रुप जीन का मतलब ओपेरॉन, एंड लैक मतलब लैक्टोस। तो बहुत सारे जीन्स शुगर को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज किए जाते हैं बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले होता है रेगुलेटरी जीन, उसके होता है प्रमोटर जीन, उसके बाद होता है आपका ऑपरेटर जीन, उसके बाद होता है स्ट्रक्चरल जीन्स। सारी प्रोसेस आपको चैप्टर नंबर 4 में लास्ट में दी गई है। तो ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी, ये टॉपिक के ऊपर सवाल आ सकते हैं। कैसे आएंगे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो चलो ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे चैप्टर नंबर 5। ठीक है, ये आगे हम चैप्टर नंबर 5 के ऊपर। चैप्टर नंबर 5 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, सबसे बड़ी थ्योरी चैप्टर 5 की मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, जो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। जेनेटिक वेरिएशन, दूसरा होता है नेचुरल सिलेक्शन और तीसरा होता है आइसोलेशन। तो इन पे सवाल आ सकता है। तो बड़ा सवाल है, ये डायरेक्टली आपको 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। 3 मार्क नहीं सर, 4 मार्क। ठीक है, कितने मार्क के लिए? 4 मार्क के लिए। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो 4 मार्क के सवाल आपको ये मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी पे आ सकता है। नहीं तो ये तीनों में से कोई भी 1-2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि बड़ा सवाल छोटे सवाल को मिलके बनता है। बड़ा सवाल करोगे एक तो उसमें 3 छोटे सवाल हो जाएंगे, 2-3, और अगर एक ही छोटा सवाल करोगे तो बड़ा सवाल नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट में है आइसोलेशन एंड इट्स टाइप्स। अब ये जो आइसोलेशन है, ओके, यहाँ पे तीसरा होता है आइसोलेशन, तो यहाँ पर ही वो कवर हो गया ये। तो ये जो है पहले में ही कवर हो गया। ठीक है, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी पूरी आपको अच्छे से ध्यान में रखनी पड़ेगी। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी पे 4 मार्क का सवाल, अगर ये तीनों में से ये तीसरा वाला ये है आइसोलेशन एंड इट्स टाइप्स, तो ये 3 मार्क के लिए आएगा, ये 4 मार्क के लिए नहीं पूछा जाएगा। चलो एडाप्टिव रेडिएशन, ये जो सवाल है वो 1 मार्क या फिर 2 मार्क का सवाल है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क का सवाल है, 2 मार्क का सवाल बनेगा ही नहीं इसके ऊपर, एडाप्टिव रेडिएशन पे ऊपर।
डायरेक्टली एक्सप्लेन करेंगे सेक्शन ए के अंदर। देन यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट, ये यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट जो है वो 3 मार्क के लिए आएगा। 3 मार्क के लिए अगर आया तो इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इन्होंने क्या किया, कौन से थ्योरी का प्रैक्टिकल किया, और साथ ही साथ अगर 3 मार्क के लिए आया तो डायग्राम निकालना कंपलसरी है। 2 मार्क के लिए आया तो आप अच्छे से डायग्राम नहीं भी निकाली तो भी चलेगा, लेकिन डायग्राम निकालनी ही निकालनी अगर 2 मार्क के लिए आया तो भी। उसके बाद ह्यूमन इवोल्यूशन चार्ट आपको याद करके जाना है। ह्यूमन इवोल्यूशन चार्ट पे कोई भी एक मैन उठाएंगे और उनकी कैरेक्टरिस्टिक बताइए, उनकी क्रैनियल कैपेसिटी बताइए, उनका जनरल अपीयरेंस बताइए, यह सवाल पूछा जा सकता है। तो जो ह्यूमन इवोल्यूशन का चार्ट है उसके ऊपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं उसके ऊपर। उसके बाद वहाँ पे चार्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो क्वेश्चन उसकी प्रैक्टिस कर लेनी, चार्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। या फिर कोई भी एक एंसेस्टर पूछा जाएगा जो 2 मार्क के लिए या फिर 1 मार्क के लिए, उनके कैरेक्टरिस्टिक बताइए या फिर उनके बारे में बताइए। ओके, यस, राइट नोट ऑन निएंडरथल मैन, तो निएंडरथल मैन के बारे में थोड़ा नोट लिखिए। तो कोई भी पूछा जा सकता है, ड्रायोपिथिकस, रामेपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, जावा मैन, पेकिंग मैन, निएंडरथल मैन एंड मॉडर्न मैन। चलो, ये हो गया आपका चैप्टर 5। चलो अगला देखते हैं। अगला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 6, दैट इज प्लांट वाटर रिलेशन। चैप्टर नंबर 5 का नाम है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, है कि नहीं? हाँ सर। अब चैप्टर नंबर 6 की अगर बात करें तो इसके ऊपर पहला है वाटर अवेलेबल इन सॉइल फॉर रूट्स। 4 टाइप का वाटर अवेलेबल होता है। सेम सवाल यही एज इट इज सवाल 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। तो 4 टाइप के वाटर यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। चारों लिखोगे तो 3 मार्क, 3 मार्क के लिए तो चारों लिखने पड़ेंगे, या फिर ये चारों में से कोई एक उठा सकते हैं 1 मार्क के लिए। ठीक है, जैसे कि एक्सप्लेन ग्रेविटेशनल वाटर, एक्सप्लेन कैपिलरी वाटर, एक्सप्लेन हाइग्रोस्कोपिक वाटर, एक्सप्लेन कंबाइन वाटर। तो चारों अगर पूछे तो आपको 3 मार्क के लिए, नहीं तो एक चारों में से एक पूछा जाएगा 1 मार्क के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है थियरी ऑन कंडक्शन ऑफ वाटर। वाटर को कंडक्ट करने के लिए सॉइल से प्लांट के बॉडी में जो ऊपर वाटर जाता है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की डायरेक्शन नीचे, वाटर कहाँ पे जा रहा है? ऊपर। तो वहाँ पे क्या मैकेनिज्म है, कैसे पानी ऊपर चढ़ता है? तो 3 थियरीज उसके ऊपर है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। रूट प्रेशर थ्योरी, कैपिलरिटी थ्योरी एंड कोहेजन टेंशन थ्योरी। ये 3 थ्योरी है। 3 में से एक 100% पूछा जाएगा। 3 में से एक 100%। और कितने मार्क के लिए? 3 मार्क के लिए। कितने मार्क के लिए? 3 मार्क के लिए। ये चीज़ क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। देन नेक्स्ट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा। स्टोमा क्या है? जो आपके लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, उस पत्तों के ऊपर जो ओपनिंग होती है स्टोमा, वो ओपन एंड क्लोज कैसी होती है? इसके अंदर शुगर स्टार्च इंटर कन्वर्जन थ्योरी बताई जाती है। तो वो आपको ध्यान में रखना है। कितने मार्क के लिए पूछा जाएगा? 2 मार्क के लिए। ठीक है, मैकेनिज्म जस्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा 2 मार्क के लिए पूछा तो। नेक्स्ट में है वाटर पोटेंशियल। ये आपको 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है एज इट इज। व्हाट इज वाटर पोटेंशियल? ऑलराइट, यस, यहाँ तक क्लियर हो गया। यस, ये हो गया आपका चैप्टर 6 प्लांट वाटर रिलेशन के आईएमपी टॉपिक एंड उसके ऊपर बन रहे क्वेश्चंस। चलो आगे देखते हैं। ये है आपका चैप्टर नंबर 7। ठीक है, हाँ सर। अब चैप्टर नंबर 7 की अगर हम बात करें तो इधर देखो, पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, 2 मार्क का सवाल आ सकता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के ऊपर। एक्सप्लेन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट में आईएमपी टॉपिक है लास्ट पेज बेसिक टर्म्स। देखो चैप्टर नंबर 7 में लास्ट जो है आपको 9 से 10 आपको दिए गए हैं टर्म्स। ठीक है, जैसे कि अमाइडेशन, डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, अमाइडेशन क्या होता है, ठीक है, और वहाँ पे नाइट्रोजन असिमिलेशन क्या होता है। तो वो जो टर्म्स है वो हर एक टर्म्स के ऊपर 1 मार्क का सवाल आ सकता है। तो वो टर्म्स आपको करके जाने कि नाइट्रिफिकेशन क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, नाइट्रोजन असिमिलेशन क्या है, वो सारी चीज़ें। तो 1-1 मार्क के सवाल उसके ऊपर बन सकते हैं। नेक्स्ट में इथिलीन हार्मोन। इथिलीन हार्मोन टारगेट करना है, 3 मार्क या फिर 2 मार्क के सवाल वहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इथिलीन हार्मोन पूछा तो 2 मार्क, या फिर ऐसे बोला एक्सप्लेन इथिलीन हार्मोन एंड देयर एप्लीकेशन, एक्सप्लेन इथिलीन हार्मोन एंड देयर एप्लीकेशन, तो 2 पार्ट है सवाल में, तो 3 मार्क के लिए, ज़्यादा मार्क के लिए 4 मार्क के सवाल नहीं बनेगा उसके ऊपर। देन फोर्थ है आपका गिबरलिन हार्मोन। गिबरलिन हार्मोन के ऊपर भी सेम, एक तो 2 मार्क के लिए उसके एप्लीकेशन पूछेंगे या फिर उसके बारे में और एप्लीकेशन के बारे में 3 मार्क के साथ दोनों भी जोड़ देंगे। ठीक है, चलो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको अबाउट द चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 की अगर हम बात करें तो ये चैप्टर नंबर 8 जो है उसका नाम क्या है?
तो सर रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन है सर, और हार्ड चैप्टर है, लेकिन ज़्यादा वेटेज है सर, वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, चलो बताता हूँ वेटेज। सबसे पहला कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल हार्ट के अंदर जो सारी प्रोसेसेस होती है वो होती है कार्डियक साइकिल। द इवेंट एसोसिएटेड विद वन हार्ट बीट, एक हार्ट बीट में जो सारे चेंजेस होते हैं हार्ट के अंदर उसे बोला जाता है कार्डियक साइकिल। ठीक है, 3 इवेंट्स इसके अंदर होते हैं, ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड जॉइंट रिलैक्सेशन। तो ये जो सवाल है ये 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा, तो इसकी डायग्राम भी निकालनी पड़ेगी, स्टेप्स भी एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। अगला है डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर एंजिना पेक्टोरिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, यस, तो वो आपको पूछा जा सकता है। तो ये इसके डिसऑर्डर्स से रिलेटेड 1 मार्क या फिर 2 मार्क के सवाल आ सकते हैं, 1 मार्क के सवाल आने के चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट में रेड ब्लड कार्पस्कल्स, आरबीसी के बारे में एक्सप्लेन करिए। आरबीसी के बारे में एक्सप्लेन करिए, क्या उसका जनरल उसका नॉर्मल काउंट क्या होता है मेल फीमेल के अंदर, कितने डेज की लाइफ साइकिल होती है उसकी। व्हाट इज इरिथ्रोपोइसिस, व्हाट इज इरिथ्रोपेनिया, ओके, इरिथ्रोपोइसिस, पॉलीसीथीमिया एंड इरिथ्रोसाइटोपेनिया, ये 3 टर्म्स है, तो वो क्या होती है वो आपको पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है आपको। तो 3 मार्क का सवाल, बड़ा सवाल आ सकता है। देन कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा का कंपोजिशन 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है आपको इस साल बोर्ड एग्जाम में। और लास्ट में है कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर। इसके अंदर ना चार्ट दिया गया है, ये डिसऑर्डर के लिए आपको एक चार्ट दिया गया है, तो उसके ऊपर चार्ट को आपको अच्छे से रीड करना है। चार्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं 2 मार्क के लिए, या फिर 1 मार्क के लिए भी सवाल आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, यस सर, जो मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर सिर्फ ध्यान देना, इसके अंदर से ही पेपर पूरा निकलेगा, ये गारंटी है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 8, दैट इज रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 9 है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चैप्टर नंबर 9 की अगर बात करें तो इसके अंदर देखो फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरेब्रम, सेरेब्रम के फंक्शनल एरियाज, 3 मार्क का सवाल पूछा जाएगा। फंक्शनल एरियाज कौन कौन से होते हैं, ठीक है। देन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है, ये 4 मार्क का सवाल है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में आपको सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सप्लेन करना पड़ेगा, देन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, देन इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। 4 टर्म्स आपको अच्छे से पूरा कैसे प्रोसेस होती है, कैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है, वो सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी, तब जाके 4 में से 4 मार्क्स मिलेंगे। कम से कम आपको 3 पेज बैक साइड से फ्रंट साइड से भरने पड़ेंगे, इतनी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। एक पॉइंट लिखा तो उसके नीचे एक लाइन छोड़नी है, दूसरा पॉइंट लिखना है, जिससे क्या होगा, अच्छी लगेगी आपकी प्रेजेंटेशन, साथ ही साथ पेजेस भी बढ़ेंगे। देन नेक्स्ट में रिफ्लेक्स एक्शन, 2 मार्क का सवाल आ सकता है रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर। देन प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर, 3 मार्क का सवाल पूछा जा सकता है, नर्व फाइबर के प्रॉपर्टीज। और आई एंड ईयर, एक तो आई पूछेगा 3 मार्क के लिए, या फिर ईयर पूछेगा, तो दोनों में से एक तो कंपलसरी है, 100% इस साल पूछा जाएगा, एक तो आई या तो ईयर, एक तो आई या फिर ईयर। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आई ईयर पे आने की संभावना नहीं है, ईयर पे तो नहीं है बिल्कुल, क्योंकि डायग्राम बहुत उसकी कॉम्प्लिकेटेड है ईयर की, और आपका जो आई है शायद आई पे आ जाए। तो ये 3 मार्क के लिए अगर सवाल आया, एक तो आई पे या फिर ईयर पे, तो उसमें डायग्राम तो निकालनी पड़ेंगी ना। स्पेशली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी होता है आपके बायोलॉजी में, एक सवाल होता है डायग्राम बेस्ड, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, यहाँ पे डायग्राम बेस्ड की संभावना कम है। एज इट इज़ आई या ईयर को एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी, उसके बाद उसका फंक्शन कैसे काम करता है, और लास्टली डायग्राम निकालनी पड़ेगी, तब जाके 3 में से 3 मार्क्स मिलेंगे। चलो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 9, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चलो बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। चैप्टर बड़ा चैप्टर है, हार्ड चैप्टर है, 3 मार्क के ही सवाल पूछे जाते हैं, ऑप्शन को छोड़ के 3 मार्क ओनली। तो इसके अंदर इम्यूनिटी और उसके टाइप्स ध्यान में रखने हैं, ओके। इसमें इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, 2 मार्क का सवाल बन सकता है। कॉमन डिसीजेस, कॉमन पॉइंट, डिसीज के बारे में सारे पॉइंट ध्यान में रखो, जैसे कि उसका पॉजिटिव एजेंट क्या, ट्रीटमेंट है, कब उसका लक्षण क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, वो सारी चीज़ें। तो इसके ऊपर 2 मार्क, 1 मार्क का सवाल बन सकता है आपके डिसीज के ऊपर। और वैक्सीन एक्सप्लेन करने को अगर बोला तो 2 मार्क का पॉइंट इसके ऊपर आएगा। व्हाट इज वैक्सीन, ओके, कैसे वैक्सीन काम करती है। तो कोविड-19 की वजह से वैक्सीन थोड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो चैप्टर नंबर 10 पे यही 3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका चैप्टर नंबर 11, ठीक है, हाँ सर, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 का नाम है एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इसमें प्लांट ब्रीडिंग कैसे की जाती है, इसके अंदर कौन से स्टेप्स होते हैं वो बताने पड़ेंगे, 3 मार्क का सवाल पूछा जा सकता है।
आगे एमओईटी 2 मार्क के लिए, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, तो एक ही हम बफेलो का इस्तेमाल करके एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर की टेक्निक। ये सारे पॉइंट्स अगर आपको समझने हैं तो वन शॉट वीडियोस देखो हमारे, शॉर्ट और स्वीट, और कम से कम समय में हमने उसको अंदर वहाँ पे एक्सप्लेन किया है सारी प्रोसेसेस। चलो नेक्स्ट में बायो फर्टिलाइजर ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा। लास्ट में है स्वेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब स्वेज ट्रीटमेंट के अंदर कैसे हेल्पफुल होते हैं, ये इसके ऊपर भी 2 मार्क का सवाल आने की संभावना है, ठीक है। और चार्ट्स, देखो चार्ट बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा, इस चैप्टर से लिख के लो, चैप्टर से चार्ट बेस्ड सवाल आएगा। तो चार्ट बेस्ड सवाल ना 1 मार्क के लिए पूछा जाता है, तो ऐसा चार्ट होता है, कुछ आपको फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं वो भरने होते हैं यहाँ पे कुछ चार्ट्स, तो चार्ट बेस्ड सवाल जरूर आएगा। और इस चैप्टर में लगभग 5 से 6 चार्ट्स है, तो 5 से 6 चार्ट्स को याद कर लो, उसको रट्टा मार लो, पूरा याद होना चाहिए आपका चार्ट, ठीक है। हाँ सर, तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 11 के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो ये है आपका RDA, आपका बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में एक चीज़ ध्यान में रखनी है, यहाँ पे RDA ने टेक्नोलॉजी पे सवाल आएगा, ये 3 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए आपको सारे स्टेप्स इसके अंदर बताने पड़ेंगे RDA ने टेक्नोलॉजी के बारे में। उसके बाद बायोपिरेसी जो अगर आया तो 1 मार्क के लिए कि व्हाट इज बायोपिरेसी, ठीक है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को चुराना, मतलब बायोपिरेसी, ठीक है, उसके ऊपर अपना हक जताना, पेटेंट बनाना, तो बायोपिरेसी। ओके, GM फूड, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड होता है उसमें क्या एडवांटेजेस होते हैं, 2 मार्क के लिए सवाल आ सकता है। कितने मार्क? 2 मार्क। देन नेक्स्ट में है एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, 1 मार्क का सवाल बन सकता है, बस 1 मार्क है इसके ऊपर। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है चैप्टर नंबर 12 से। ये सारे आपके IMP टॉपिक्स और सवाल कैसे बन सकते हैं वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। चलो अब नेक्स्ट में है चैप्टर नंबर 13, 14, ठीक है, यस सर, 15 और 16 सारे अभी यहाँ पे 2 ही आपके क्या है स्लाइड बचे हुए हैं, ये स्लाइड से क्या होगा पूरा कवर हो जाएगा। चलो हमारे 12 चैप्टर हो गए, अब 13 चैप्टर देखते हैं। 13 चैप्टर के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर है एज पिरामिड, सबसे पहले तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, डिक्रीजिंग पॉपुलेशन, स्टेबल पॉपुलेशन, जीरो ग्रोथ, वो ग्रोथ है ना, ओके, तो वो आपको ध्यान में रखना है, एज पिरामिड्स। तो डायग्राम बेस्ड सवाल आ सकता है, 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा। नेटेलिटी, मोटेलिटी 1-1 मार्क के लिए। टाइप्स ऑफ निश 2 मार्क के लिए, ठीक है, 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। और डिफरेंस बिटवीन नीश एंड हैबिटेट, ये 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। तो इजी है, चैप्टर 13, 14 और आपका 16 इजी होते हैं, तो ऐसे सवाल यहाँ पे बन सकते हैं। चलो अगला वाला देखते हैं, इसमें कार्बन साइकिल, इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी 2 मार्क के लिए और कार्बन साइकिल, इकोलॉजिकल सक्सेशन 1-1 मार्क के लिए सेक्शन ए में पूछा जा सकता है। ये लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी सेक्शन बी में 2 मार्क के लिए, जिसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी, ओके, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगर ये 2 मार्क के लिए है तो तीनों डाइवर्सिटी के बारे में बताना पड़ेगा। चलो अगला देखते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ स्पीसीज। एक चार्ट आपको दिया गया है इस चैप्टर में, दैट इज चैप्टर नंबर 14। उसमें लास्ट में आपको दिया गया है व्हाट इज एंडेंजर्ड स्पीसीज, क्रिटिकल एंडेंजर्ड क्या है, नियर थ्रेटन स्पीसीज क्या होती है, ठीक है, रेयर स्पीसीज क्या होती है। तो सारे स्पीसीज आपको याद कर लेने हैं, कोई भी स्पीसीज आपको पूछा जा सकता है, 1-1 मार्क का सवाल उस स्पीसीज के ऊपर आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है, ये वही चार्ट है। चलो यहाँ पे हमने क्या किया, आपका जो चैप्टर नंबर 15 है वो भी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, ठीक है। हाँ सर, तो इस वीडियो में हमने डिटेलली समझा कि कौन से IMP टॉपिक्स हैं और उस IMP टॉपिक पे सवाल कैसे बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर देखी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसी के साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।